हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। मीनिंग क्या होता है स्टैटिस्टिक्स, इसमें वर्ड्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, सब कुछ जीरो लेवल से। सबसे पहले शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स 3 अलग अलग वर्ड से मिलकर बना होता है। स्टैटिस्टिक्स 3 अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। इन तीनों वर्ड से एक वर्ड को डिफाइन किया गया स्टैटिस्टिक्स। हम लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक को आगे कंटिन्यू इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इससे जिस लैंग्वेज में हमें पढ़ना है, जिस लैंग्वेज के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, उस लैंग्वेज में हमें एक वर्ड मिल गया, वो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्टैटिस्टिक्स वर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ, स्टैटिस्टिक्स वर्ड की ओरिजिन क्योंकि इन तीनों वर्ड से होती है, इसलिए हमें यह समझ लेना चाहिए, हमें यह लर्न होना चाहिए कि इन तीनों वर्ड से स्टैटिस्टिक्स वर्ड की ओरिजिन हो रही है। हम डेफिनेशन और सब कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो क्या है स्टैटिस्टिक्स, देखते हैं। सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। न्यूमेरिकल वैल्यूज आप कहीं से भी कलेक्ट कर लो, उनका सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट स्टैटिस्टिक्स मान लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक कोई क्लासरूम है, उसमें सारे स्टूडेंट्स किसी एक सब्जेक्ट में टेस्ट दे रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स के टेस्ट के मार्क्स को हमने कलेक्ट कर लिया, तो जो टेस्ट के मार्क्स मिलेंगे वो तो न्यूमेरिक वैल्यूज में ही मिलेंगे। उनका सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट स्टैटिस्टिक्स हो गया। मान लो दूसरे एग्जाम्पल में हमने एक किसी कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज की सैलरी को कलेक्ट कर लिया। अब जो सैलरी पाएंगे वो न्यूमेरिक वैल्यूज में ही पाएंगे, उनका सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ये भी स्टैटिस्टिक्स है। एक और एग्जाम्पल में मान लो हमने एक किसी क्लासरूम के कुछ स्टूडेंट्स के हाइट्स को कंसीडर कर लिया। हाइट्स जो मिलेंगे वो भी न्यूमेरिक वैल्यूज में मिलेंगे, उनका सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ये भी स्टैटिस्टिक्स है। मीनिंग ये कि कहीं से भी आप न्यूमेरिक वैल्यूज कलेक्ट कर रहे हैं, उनका सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट स्टैटिस्टिक्स मान लिया जाता है। अब क्वेश्चन तुरंत रेज होता है कि उन न्यूमेरिक वैल्यूज का सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट करें कैसे। तो इसके लिए बता दिया जाता है 2 वेज। फर्स्ट बाय प्लूरल सेंस, फर्स्ट बाय प्लूरल सेंस, सेकेंड बाय सिंगुलर सेंस। क्या है ये दोनों? भाई, न्यूमेरिक वैल्यूज स्टैटिस्टिक्स में होना ही चाहिए। प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकल वैल्यूज और स्टेटमेंट फॉर्म ये अलग अलग कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं होती, लेकिन अगर इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो ये स्टैटिस्टिक्स फॉर्म कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज यहां लिखा, 120, 100, 90, 150, 140, 130, 80, 75। क्या इस न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टैटिस्टिक्स कह दिया जाए? क्या इन न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टैटिस्टिक्स कह दिया जाए? नहीं। मैंने कहा 120, आपने कहा क्या 120, मैंने कहा 100, आपने कहा क्या 100। तो अभी ये न्यूमेरिक वैल्यूज स्टैटिस्टिक्स नहीं कहे जाएंगे। और अगर हमने इससे डिफर एक टेबल बनाया, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, बॉयज, गर्ल्स, बॉयज, गर्ल्स, और यहां हमने लेफ्ट में लिख दिया साइंस और कॉमर्स। क्या इस टेबल को स्टैटिस्टिक्स कह दिया जाए? नहीं। बच्चों ध्यान से समझो, प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंगली
न्यूमेरिकल वैल्यूज और स्टेटमेंट फॉर्म ये दोनों अलग अलग कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं होते, लेकिन अगर इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो ये स्टैटिस्टिक्स फॉर्म कर जाते हैं। एज लाइक दिस, देखो मान लो हमने इन न्यूमेरिक वैल्यूज को इस तरह से यहां यूज कर लिया, 120, 100, 90, 150, 140, 130, 80, 75। अब इस टेबल को आप स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं। किस सेंस के अकॉर्डिंगली? प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंगली। अब इस टेबल को देखकर आप बता सकते हैं इंफॉर्मेशन कि गवर्नमेंट स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट में कितने हैं, साइंस में कितने हैं, कॉमर्स में कितने हैं, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स बनता है प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंगली। और अब बात करते हैं सिंगुलर सेंस के अकॉर्डिंगली। जो सिंगुलर सेंस में जो न्यूमेरिक वैल्यूज आप पाते हो उनको कलेक्ट करके एनालाइज करके रिप्रेजेंट कर दो। एग्जांपल से क्लियर करो। मान लो एक किसी क्लासरूम में 100 स्टूडेंट्स किसी एक सब्जेक्ट में टेस्ट दे रहे हैं। सभी 100 स्टूडेंट्स के टेस्ट के मार्क्स को हमने कलेक्ट कर लिया और एनालाइज करने के बाद मैंने कहा कि इस क्लासरूम में 50% स्टूडेंट फर्स्ट पास हो रहे हैं, 30% सेकेंड और 20% थर्ड। मैंने किया क्या? सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को कलेक्ट करके एनालाइज करके रिप्रेजेंट कर दिया। ये भी स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन ये किस सेंस के अकॉर्डिंगली हुआ? सिंगुलर सेंस के अकॉर्डिंगली। कंक्लूजन क्या निकला? भाई सिंगुलर में भी हम न्यूमेरिक वैल्यूज को यूज कर रहे हैं, प्लूरल में भी न्यूमेरिकल वैल्यूज को यूज कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है? सिंगुलर में न्यूमेरिकल वैल्यूज को डायरेक्ट हमने एनालाइज करके रिप्रेजेंट किया और प्लूरल में न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ साथ हमने स्टेटमेंट फॉर्म यूज किया। तो स्टैटिस्टिक्स केवल दो तरह से ही बनाए जा सकते हैं, तीसरा कोई तरीका ही नहीं है। क्या है तरीका? एक में डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल वैल्यूज को कलेक्ट करके एनालाइज करके रिप्रेजेंट कर दो जो सिंगुलर सेंस के अकॉर्डिंगली होता है, और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यूज को स्टेटमेंट फॉर्म के साथ रिप्रेजेंट कर दो, वो प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंगली होता है। एक और एग्जांपल से अच्छी तरह से क्लियर कर लो। मान लो एक कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम के सभी स्टूडेंट्स किसी एक सब्जेक्ट में टेस्ट दे रहे हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को मुझे नोटिस बोर्ड पर लगाना था। तो कैसे लगाया जाए जरा समझो। एक तरीका तो यह है बच्चों कि हम यहां मार्क्स लिख दें और दूसरे कॉलम में उन सभी स्टूडेंट्स के नाम लिख दिए जाए। बात तो ठीक है। ए के मार्क्स हैं मान लो 38, बी के मार्क्स हैं 20, सी के मार्क्स हैं 40 एंड सो ऑन, लिखते चलेंगे। बात बिल्कुल ठीक है, नाम मार्क्स ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मार्क्स तो हमने लिखा ही, दूसरे में हमने रोल नंबर लिख लिया। भी ए का रोल नंबर मान लो 1 है, बी का रोल नंबर 2 है, सी का रोल नंबर 3 है एंड सो ऑन। और मान लो अब मार्क्स हमने लिख दिया 38, 20, 40 एंड सो ऑन। तो भाई इस तरीके से भी तो नोटिस बोर्ड पर मार्क्स लगाए जा सकते हैं। तरीके तो दोनों सही है भाई, रोल नंबर वाइज मार्क्स बता दिया जाए या नाम वाइज बताया जाए, बात तो एक ही। जरा सोचो तीसरा कोई तरीका है क्या? हाँ है। क्या? कि अपने अपने नाम के साथ अपनी अपनी पिक ले लो और मार्क्स लिख करके नोटिस बोर्ड पर लगा दो। याद आया कुछ? हाँ याद आया। कहां देखा है? मूवीज में देखा है। किसके लिए देखा है? कैदी नंबर। लेकिन अब स्टूडेंट्स के लिए वर्ड यूज करना तो अच्छी बात है नहीं, तो उसको हटाते हैं और इन दो तरीके को यूज कर लेते हैं। क्या है ये दोनों? अब जरा और अच्छी तरह से चेक करो। भाई जो पहला टेबल बनाया गया, जो फर्स्ट वे बनाया गया, पहला तरीका जो बताया गया, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज और स्टेटमेंट फॉर्म दोनों है। नाम तो भाई स्टेटमेंट फॉर्म ही होता है। तो इसकी मीनिंग ये जो तरीका यूज किया गया है ये प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंगली यूज किया गया है। और जो दूसरा तरीका यूज किया गया है मार्क्स न्यूमेरिक वैल्यूज, रोल नंबर न्यूमेरिक वैल्यूज, तो ये सिंगुलर सेंस के अकॉर्डिंगली यूज किया गया। इसकी मीनिंग एक बात तो क्लियर हो गई कि स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए दो तरीके यूज किए जाते हैं, एक प्लूरल और दूसरा सिंगुलर। न्यूमेरिक वैल्यूज दोनों में है, एक में विद स्टेटमेंट फॉर्म, दूसरे में विदाउट स्टेटमेंट फॉर्म। चलो जी, आई होप अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलो बात आगे बढ़ाते हैं। चलो इसको रब कर देते हैं। हाँ जी बच्चों, ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज है जिसे मैं बार बार कह रहा हूं यूज करने के लिए,
न्यूमेरिक वैल्यूज का सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट। ये न्यूमेरिक वैल्यूज हैं क्या? ऐसा तो नहीं कहीं रखे होंगे उठा लिया। न्यूमेरिक वैल्यूज आते कहां से हैं, ये भी तो बात है। तो न्यूमेरिक वैल्यूज जहां से हम कलेक्ट करते हैं उस टॉपिक को कहा जाता है सोर्सेस ऑफ डेटा। देखो, सोर्सेस ऑफ डेटा। और सोर्सेस ऑफ डेटा में दो तरीके बताए जाते हैं, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है? वी नो दैट देयर आर सो मेनी प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो सभी टाइम टू टाइम अपनी इंफॉर्मेशन देती रहती है। जो भी प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट आपको अपनी इंफॉर्मेशन देते, वह सभी इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा में आते हैं। अगर इसके बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं, वह सभी इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा में आते हैं। फिर क्लियर करो, इंटरनल ये हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो किसी न्यूज़पेपर के थ्रू, किसी मैगजीन के थ्रू या किसी न्यूज़ चैनल के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन हमें देते रहते हैं। तो वह सारी इंफॉर्मेशन इंटरनल सोर्स ऑफ डेटा में आती है। उसके बाहर से कहीं से भी आप कलेक्ट करो, वह सब एक्सटर्नल है। एंड अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डेटा, फर्स्ट प्राइमरी और सेकंड सेकेंडरी। प्राइमरी, दिस इज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। जिस ग्रुप या जिस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हो, डायरेक्ट उसी ग्रुप से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो। और सेकेंडरी क्या है? थर्ड पार्टी से उस ग्रुप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो। माइनर डिफरेंस है बच्चों, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर करो। क्या कहा मैंने? इंटरनल, कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे दे आपके बिना पूछे। प्राइमरी, आपके पूछने पर वो इंफॉर्मेशन आपको मिले। सेकेंडरी, थर्ड पार्टी से उस ग्रुप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो। एग्जांपल से क्लियर करो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। मान लो एक कोई क्लासरूम है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। क्लासरूम में मान लो मैं आया, मेरे बिना पूछे सभी स्टूडेंट्स अलग अलग अपनी इंफॉर्मेशन बताते चले गए। मैंने किसी से नहीं पूछा, सभी स्टूडेंट्स अलग अलग अपनी इंफॉर्मेशन बताते चले गए। इसको किस में यूज करेंगे हम? इंटरनल। एग्जाम्पल चेंज करते हैं। स्टूडेंट्स वही हैं, मैं क्लास में आया, अब क्या हुआ? मैंने उन सभी से उनकी इंफॉर्मेशन पूछ लिया, अलग अलग इंट्रोडक्शन सबसे पूछ लिया। इसको किस में यूज करोगे बच्चों? प्राइमरी में। मैंने सभी से पूछ लिया डायरेक्ट, फर्स्ट स्टूडेंट क्या नाम है तुम्हारा, पूरी इंफॉर्मेशन दो, ठीक है ना? तो ये प्राइमरी हुआ। मान लो मैंने भी नहीं पूछा, उस स्टूडेंट ने भी नहीं बताया, ऑफिस से मैंने पूरी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स की कलेक्ट कर ली। इसको हम किस में यूज करेंगे? सेकेंडरी में। माइनर डिफरेंस है तीनों में। और एक बात और ध्यान दो कि अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए ये इंफॉर्मेशन अलग अलग होती है, अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग होती है। यह हमें ध्यान रखना है। कोई जरूरी नहीं है कि सभी इंफॉर्मेशन सभी के लिए इंटरनल हो, सभी के लिए प्राइमरी, सभी के लिए सेकेंडरी। कई एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं, आप किसी एक एग्जांपल से अच्छी तरह से क्लियर कर लो कॉन्सेप्ट अपना। मान लो मैंने क्लास में इंटर किया, मैं, और पूरी क्लासरूम एक भरी पड़ी है। एक स्टूडेंट ने कोई एक क्रॉस क्वेश्चन मेरे से रेज किया, मैंने उस स्टूडेंट को उस क्रॉस क्वेश्चन का आंसर बता दिया। जो भी उसने क्वेश्चन मेरे से रेज किया था, मैंने उस क्वेश्चन का आंसर बता दिया। वो इंफॉर्मेशन उस स्टूडेंट के लिए क्या है? उसने मेरे से डायरेक्ट पूछा, मैंने उससे बताया। ये इंफॉर्मेशन प्राइमरी है। बच्चों ध्यान दो, मैंने बताया तो उसी स्टूडेंट को था, सुना तो सबने। जो क्लास पूरी भरी पड़ी थी, सबने भी तो सुना। तो सभी के लिए क्या है वो इंफॉर्मेशन? इंटरनल है। मान लो जिस समय उस स्टूडेंट ने मेरे से वह क्रॉस क्वेश्चन किया था, कोई एक स्टूडेंट ब्लग में सो रहा था। क्लास में कभी कभी नींद आ जाती है। थोड़ी देर बाद उस स्टूडेंट की नींद खुली और उसने बगल वाले से पूछा कि सर ने उस क्वेश्चन का आंसर क्या बताया। बगल वाले ने उसे भी बता दिया। तो उस स्टूडेंट के लिए वह इंफॉर्मेशन क्या हुई? जो सो रहा था, सेकेंडरी हो गई। एक ही क्लासरूम, एक ही क्लास क्वेश्चन, एक के लिए अलग, पूरी क्लासरूम के लिए अलग, जो सो रहा था उसके लिए अलग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए पूछा गया?
सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन एक जैसी नहीं होती। एक और एग्जांपल से क्लियर करो। मान लो ABC, ये 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 जर्नलिस्ट हैं, स्टूडेंट को हटा दो, ठीक है ना, 3 जर्नलिस्ट हैं और एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आने वाले हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आने वाले हैं। अब लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाला था बच्चों, तो ये 2 ही अंदर जा पाए, तीसरा बाहर ही रह गया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ तो ए ने कोई एक क्वेश्चन किसी एक इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछा, उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने ए का आंसर बता दिया। वो इंफॉर्मेशन ए के लिए क्या हो गई? प्राइमरी। ए ने पूछा, इंडस्ट्रियलिस्ट ने बताया। इसके बगल में बी भी तो बैठा हुआ था, बी के लिए क्या हो गया? इंटरनल। फ्री में इंफॉर्मेशन मिल गई। अब थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्टार्ट हुआ, ए और बी दोनों बाहर निकले। भाई सी तो अंदर जा नहीं पाया था। सी ने पूछा ए और बी से कि उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने उस क्वेश्चन का आंसर क्या बताया? ए और बी ने सी को भी बता दिया, तो सी के लिए क्या हो गया? सेकेंडरी। किसी भी इंफॉर्मेशन को आप चेक करके देखो, इन 3 में से ही कोई ना कोई एक मैच होगा। चेक कर लो, कोई भी न्यूज चैनल के सामने हम बैठते हैं, 9 PM प्राइम टाइम शुरू हो गया, इंडिया टीवी लग गया है, रजत शर्मा जी बताते जा रहे हैं। क्या मैं कहने जाता हूं रजत शर्मा जी ये बताओ? नहीं, बताते चले गए। ये इंफॉर्मेशन इंटरनल है। अगर मेरे कहने पर रजत शर्मा ने बताया होता तो क्या होता? प्राइमरी होता। मान लो रजत शर्मा ने एक किसी पर्टिकुलर डेट को कोई एक न्यूज दे दिया, जानना जरूरी था, मैंने नहीं सुना। मैंने घर में किसी मेंबर से पूछा कि रजत शर्मा ने अच्छा कल या परसों जो न्यूज दिया था वो क्या था? उसने मेरे को बता दिया, तो वो सेकेंडरी हुआ। एक ही न्यूज है, तीनों इंफॉर्मेशन अलग अलग। वेरी केयरफुली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, हर एक स्टेटमेंट स्टैटिस्टिक्स तक पहुंचा देगा। जो भी इंफॉर्मेशन आप इंटरनल, प्राइमरी, सेकेंडरी से कलेक्ट करोगे, उनका सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंगली स्टैटिस्टिक्स बन जाएगा। क्वेश्चन अगला रेज होता है कि ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज हमें मिलेंगे, जिसका सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट हम करने जा रहे हैं, वो किस तरह से मिलेंगे? न्यूमेरिक वैल्यूज तो हैं, क्योंकि बिना इसके तो स्टैटिस्टिक्स बनेगा नहीं, लेकिन किस तरह से मिलेंगे? आगे देखो, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। Presentation of data. There are 3 types of presentation of data. First, textual form. Second, tabular form. Third, diagrammatic form. Textual form. अगर कोई भी ग्रुप या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन दे दे आपको, न्यूज़पेपर में पैराग्राफ्स में जो स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं, या कोई मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन जो स्टेटमेंट फॉर्म में होता है, हम उसे टेक्सचुअल फॉर्म की इंफॉर्मेशन मानते हैं। मान लो किसी स्टूडेंट से मैंने उसकी इंफॉर्मेशन पूछा, उस स्टूडेंट ने 3 लाइन का स्टेटमेंट लिखा, मेरे को दे दिया, वो इंफॉर्मेशन टेक्सचुअल फॉर्म की है। अब ये अंडरस्टूड है कि जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें कुछ कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज भी होंगे, ठीक है ना? तो वो अब जैसे किसी स्टूडेंट ने इंफॉर्मेशन मैंने पूछा, तो अपना नाम लिखेगा, एड्रेस लिखेगा, एड्रेस में वही कुछ तो न्यूमेरिक वैल्यूज होगा, तो न्यूमेरिक वैल्यूज तो मिक्स हो ही गया। तो जब स्टेटमेंट फॉर्म के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो हमें इंफॉर्मेशन टेक्सचुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। टेबुलर फॉर्म क्या होता है? रोज कॉलम्स के किसी टेबल के फॉर्म में उस ग्रुप की इंफॉर्मेशन मिल जाए हमें, एज लाइक दिस, जो अभी हमने एग्जांपल लिया था गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल। तो ये जो रोज कॉलम्स के टेबल में इंफॉर्मेशन दी जाती है, ये टेबुलर फॉर्म कही जाती है। डायग्रामेटिक फॉर्म क्या है? डायग्राम के बेस पर आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाए, कोई भी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन डायग्राम के बेस पर अपनी इंफॉर्मेशन आपको दे, हम उसे डायग्रामेटिक फॉर्म में यूज करेंगे। लेकिन अब वो डायग्रामेटिक फॉर्म मीनिंग डायग्राम कितने तरह से ऑर्गेनाइजेशन बना सकती है, ये जरा देख लेते हैं। पहली इंफॉर्मेशन आप डायग्राम के बेस पर पा सकते हो लाइन डायग्राम के अकॉर्डिंगली,
बार डायग्राम के अकॉर्डिंगली भी आप इंफॉर्मेशन पा सकते हो, पाई चार्ट के अकॉर्डिंगली भी इंफॉर्मेशन आप पा सकते हो। तो डायग्राम के बेस पर तीन तरह से आप इंफॉर्मेशन पा सकते हो, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट। जरा सीखते हैं इसे। लाइन डायग्राम सबसे पहले, मान लो एक कोई कंपनी है जिसने एक्स एक्सेस पर ईयर्स लिख दिया और वाई एक्सेस पर लिख दिया प्रॉफिट इन मिलियंस। एक्स एक्सेस पर ईयर्स और वाई एक्सेस पर प्रॉफिट इन मिलियंस। और उस कंपनी ने 4 ईयर्स की इंफॉर्मेशन को शो किया है, 2005, 2006, 7, 8। प्रॉफिट इन मिलियंस में उस कंपनी ने 10 मिलियंस, 20 मिलियंस, 30 मिलियंस, 40 मिलियंस को शो किया। उस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को शो करने के लिए डायग्राम जो बनाया वो इस तरह से बनाया। आपको इस डायग्राम को देखकर बताना है किस ईयर में प्रॉफिट कितना रहा है। आपको देखकर बताना है किस ईयर में कितना प्रॉफिट रहा है। इजीली बता सकते हैं 2005 में प्रॉफिट 20 मिलियंस, 2006 10 मिलियंस, 2007 30 मिलियंस, 2008 40 मिलियंस। आपने बिना किसी स्टेटमेंट, बिना किसी टेबल के केवल डायग्राम देखकर कंपनी के ईयर वाइज प्रॉफिट को बता दिया। ठीक, क्योंकि डायग्राम के बेस पर आपने बताया है, यह डायग्रामेटिक फॉर्म कह दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी की इंफॉर्मेशन डायग्राम के फॉर्म में आपको मिली है। चलो जी भाई, मान लो एक कोई दूसरी कंपनी है, उस कंपनी ने भी एक्स एक्सेस पर ईयर्स और वाई एक्सेस पर प्रॉफिट इन मिलियंस को शो किया। उस कंपनी ने मान लो 5 ईयर्स की इंफॉर्मेशन को शो किया है और प्रॉफिट इन मिलियंस में उस कंपनी ने यह लिखा, मान लो 5, 10, 15, 20। और ईयर्स की अगर बात करें तो मान लो 2000 से ही कंपनी ने अपने प्रॉफिट को शो किया है। उस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को शो करने के लिए एक डायग्राम इस तरह से बनाया। हमें देखकर बताना है किस ईयर में प्रॉफिट कितना रहा है। हो सकता है डायग्राम बहुत अच्छा ना बने, लेकिन एटलीस्ट इतना तो होगा ही जिससे आप यूनिट्स को डिफाइन कर सकें। सही है ना? तो चलो भाई, अब ईयर वाइज प्रॉफिट को हम देखते हैं। हाँ जी, 2000 में प्रॉफिट कंपनी का 10 मिलियंस, 2001 15 मिलियंस, 2002 अगेन 15 मिलियंस, 2003 20 मिलियंस, 2004 20 मिलियंस। बिना किसी स्टेटमेंट या बिना किसी टेबल के केवल डायग्राम को देखकर आप कंपनी के ईयर वाइज प्रॉफिट को बता दे रहे हैं। अब ए में भी आपने ईयर वाइज प्रॉफिट को बता दिया, बी में भी ईयर वाइज प्रॉफिट को बता दिया डायग्राम देखकर। तो डायग्रामेटिक फॉर्म में तो दोनों आ गए। चलो भाई ठीक है। अब ऐसा कोई भी डायग्राम जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स एक लाइन से कनेक्ट करके ड्रॉ किए जाते हैं, उस डायग्राम को लाइन डायग्राम कहा जाता है। ऐसा कोई डायग्राम जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स एक लाइन से कनेक्ट करके ड्रॉ किए जाएं, उसे लाइन डायग्राम। और अगर ऑब्जेक्ट्स इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स में रिप्रेजेंट किए गए हों तो उसे बार डायग्राम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? बार डायग्राम। नेक्स्ट की बात करते हैं, पाई चार्ट। बच्चों, पाई चार्ट अगर डायग्राम सर्कल में बन जाए तो इसे पाई चार्ट कहा जाएगा। अगर डायग्राम कहां बन जाए? सर्कल में बन जाए तो इसे क्या कह दिया जाता है? पाई चार्ट। लेकिन बच्चों, सर्कल में डायग्राम को बनाने के लिए एंगल्स की जरूरत होती है। उस एंगल को कहा जाता है सेंट्रल एंगल्स। उसे क्या कहते हैं? सेंट्रल एंगल्स। और उसे कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज किया जाता है, और वो फार्मूला है एक्चुअल वैल्यू इंटू 360 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू। बच्चों, इस फार्मूले से एंगल्स मिलेंगे। इन एंगल्स को आप सर्कल में रिप्रेजेंट करोगे तो पाई चार्ट बनेगा। ठीक, तो हम यह भी कह सकते हैं कि सेंट्रल एंगल्स के बेस पर ही पाई चार्ट बनाया जाता है। चलो एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मान लो
हम इंडिया गवर्नमेंट की अर्निंग को एग्जांपल में लेते हैं। सोर्सेस, इनकम इन मिलियंस। इंडिया गवर्नमेंट की अर्निंग को ही एग्जांपल में हम ले लेते हैं। चलो जी, इंडिया गवर्नमेंट की अर्निंग कौन कौन से डिपार्टमेंट से होती है भाई? जीएसटी। दूसरा इनकम टैक्स, चलो ये भी ठीक है। नेक्स्ट रेलवे, नेक्स्ट मिसलेनियस हमने मान लिया, इसमें सारे कवर हो गए। जीएसटी से हमने मान लिया इंडिया गवर्नमेंट की अर्निंग 120 मिलियंस की हो रही है, इनकम टैक्स 110 मिलियंस की हो रही है, रेलवे 80 मिलियंस की हो रही है, मिसलेनियस 90 मिलियंस की। ये सही आंकड़ा नहीं है भाई, ये हमने रैंडम ले लिया इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करने के लिए। तो सबसे पहले हमें सेंट्रल एंगल्स को कैलकुलेट कर लेना चाहिए और उसके लिए सबसे पहले टोटल चाहिए। चलो भाई, टोटल आ जाता है 400। सेंट्रल एंगल्स को डिफाइन करते हैं। जीएसटी के लिए सेंट्रल एंगल की अगर हमें कैलकुलेशन करनी हो तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली एक्चुअल वैल्यू 120 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 400। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए 110 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 400। रेलवे के लिए 80 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 400 और मिसलेनियस के लिए 90 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 400। चेक करके देखते हैं। फर्स्ट जीएसटी के लिए आता है 108 डिग्री, 4 9 36, 11 इंटू 9 99 डिग्री आ जाएगा। रेलवे के लिए 72 डिग्री आ जाएगा और मिसलेनियस के लिए 81 डिग्री आ जाएगा। बच्चों, सीखने वाली बात क्या है? डिपार्टमेंट्स कितने भी दिए जाएं, सभी डिपार्टमेंट्स के सेंट्रल एंगल का एडिशन 360 ही होना चाहिए। सभी डिपार्टमेंट्स के सेंट्रल एंगल का एडिशन 360 होना चाहिए। यहां डिपार्टमेंट्स 4 दिए गए तो इन 4 डिपार्टमेंट्स के सेंट्रल एंगल का एडिशन 360 होगा। अगर डिपार्टमेंट 6 होते, 7 होते, कितने भी हों, तो उन सभी डिपार्टमेंट्स के सेंट्रल एंगल का एडिशन 360 होगा, राइट। और अब इन सेंट्रल एंगल्स को अगर सर्कल में रिप्रेजेंट कर दें 108 डिग्री, लमसम, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता रहा हूं, जीएसटी अब कंपास से इसको एंगल कैलकुलेट तो नहीं हुआ है प्रोटेक्टर से, लेकिन ऐसे ही है 120। अरे भाई 90 तो ऊपर आएगा, थोड़ा सा लेफ्ट कर दिया, 99 कुछ यहां तक आ जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रेलवे 72 कुछ इस तरह से बनेगा और ये है मिसलेनियस। दिस इज पाई चार्ट। एग्जाम में पाई चार्ट तो डिफाइन करने के लिए कहा ही जाता है। जो ये सेंट्रल एंगल्स आपने कैलकुलेट किया है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक सिंगल डिपार्टमेंट के सेंट्रल एंगल को कैलकुलेट करने के लिए कहा दिया जाता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं द वैल्यू ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ जीएसटी, 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन 108 का दे दिया जाएगा। या मैं ये पूछ लूं द वैल्यू ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट। अब स्मॉलेस्ट कंपोनेंट क्या है? रेलवे। अब स्मॉलेस्ट कंपोनेंट रेलवे, रेलवे के लिए 72 डिग्री एक ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंट्रल एंगल्स की कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं और उस बेस पर पाई चार्ट को डिफाइन कर लेते हैं। जो एट ए ग्लांस एक बार फिर सुन लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। स्टैटिस्टिक्स 3 अलग अलग वर्ड से मिलकर बना होता है। लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। कहीं कहीं बुक में लिख दिया जाता है फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक। अगर आप इसे समझना चाहते हो तो फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक। क्योंकि कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कहेंगे बुक में तो सर ये भी वर्ड लिखा है, ये तो आपने बताया ही नहीं। बच्चों, एग्जाम में जो पूछे गए अभी तक क्वेश्चंस, वो इन 3 के बेस पर ही बने हैं। मैंने इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया था। हां, ये होता है एक ये भी। तो नॉर्मल केस में हम उसी लैंग्वेज को लिखना या पढ़ना चाहते हैं, उसी लैंग्वेज में लिखना या पढ़ना चाहते हैं जिस लैंग्वेज को हम जानते हैं। लैटिन वर्ड, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच, ये लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो इनको हम थोड़ी देर के लिए हटाते हैं। क्यों? क्योंकि
भाई हम जानते नहीं, यहां ओरिजिन हो गई है, हम इसलिए पढ़ लेते हैं। एक एग्जांपल से इसको क्लियर कर सकते हैं। मान लो आप मार्केट में जाते हो कोई टॉय परचेज करने, शॉपकीपर ने आपको एक चाइनीज टॉय दे दिया, आप उस टॉय को आगे पीछे घुमा कर देखते हो, क्या देखते हो? प्राइस टैग कहां लगा है? लगाए तो देख लोगे, नहीं लगाए तो पूछ लोगे कितनी प्राइस है। लेकिन जरा सोचो, अगर वो टॉय इंडियन होता तो सबसे पहले क्या करते? उस टॉय का नाम पढ़ते, कितने ईयर्स के चिल्ड्रन यूज कर सकते हैं ये देखते, तब प्राइस टैग देखते। ठीक, ये सारी चीजें आपने उस चाइनीज टॉय के केस में क्यों नहीं किया था? क्योंकि उसमें जिस लैंग्वेज में लिखा हुआ था उसको कुछ नहीं जानते थे। सिमिलरली हम स्टैटिस्टिक्स वर्ड को ही लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसी लैंग्वेज में हम लिखते या पढ़ते हैं। क्या कहा गया? सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। न्यूमेरिकल वैल्यूज का सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट, सीधी बात, स्टैटिस्टिक्स बन गया। अब ये सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट क्या वाला है? मुझसे कहा गया सिस्टमेटिक तरीके से बैठ जाओ, समझ में नहीं आया कैसे बैठे? भाई इस तरफ फेस करके बैठ सकते हैं, इस तरफ भी फेस करके बैठ सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो सिस्टमेटिक के लिए कोई प्रॉपर तो नहीं है डेफिनेशन, लेकिन हाँ जिस तरीके का माहौल बनता है उसी तरीके से ये सिस्टमेटिक वर्ड यूज कर लिया जाता है। सारे इस तरफ फेस करके खड़े हैं तो हम भी सिस्टमेटिक तरीका यही है, इसी तरफ फेस करके खड़े हो जाओ, ठीक है ना? तो अब न्यूमेरिकल वैल्यूज का सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट, लेकिन यहां इसका तरीका बता दिया गया। क्या बताया गया? भाई जब न्यूमेरिक वैल्यूज स्टेटमेंट फॉर्म के साथ होगा तो वह स्टैटिस्टिक्स प्लूरल के अकॉर्डिंगली बनेगा, और जब न्यूमेरिकल वैल्यूज डायरेक्ट डिफाइन करके यूज किया जाएगा तो वो स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस के अकॉर्डिंगली बन जाएगा। केवल दो ही तरीके बताए गए। अगर किसी और मेथड से आप कुछ कर भी लो सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट, तो बच्चों वो स्टैटिस्टिक्स होने वाला नहीं है, क्योंकि सोच कर देखो प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं भी स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड यूज किया जाता है उसी में न्यूमेरिक वैल्यूज और स्टेटमेंट फॉर्म सब आ जाते हैं, ठीक है? अब ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो आते कहां से हैं? सोर्सेस ऑफ डेटा में बताया गया इंटरनल, प्राइमरी, सेकेंडरी, माइनर डिफरेंस है। कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट आपको अपनी इंफॉर्मेशन देते, इंटरनल, पूछने पर मिले प्राइमरी, थर्ड पार्टी से मिले सेकेंडरी। जो इंफॉर्मेशन पाओगे वो किस तरह से पाओगे? टेक्सुअल, टेबुलर, डायग्रामेटिक। टेक्सुअल स्टेटमेंट फॉर्म की इंफॉर्मेशन, टेबुलर रोज कॉलम्स के फॉर्म की इंफॉर्मेशन, डायग्रामेटिक डायग्राम के फॉर्म में इंफॉर्मेशन। लेकिन डायग्राम कैसा? सारे ऑब्जेक्ट्स जब लाइन से कनेक्ट होकर डायग्राम बनाया जाएगा तो लाइन डायग्राम मान लिया जाएगा। इंडिपेंडेंट ब्लॉक्स में अगर रिप्रेजेंट करके बनाया जाएगा तो बार डायग्राम मान लिया जाएगा, और अगर सर्कल में बनाया जाएगा तो उसे पाई चार्ट कह देंगे। लेकिन सर्कल में जो एंगल्स यूज किए जाते हैं उसे हम सेंट्रल एंगल्स कहते हैं, क्योंकि उसके बिना पाई चार्ट नहीं बनाया जा सकता। और उस सेंट्रल एंगल को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला आपको बता दिया गया, एक्चुअल वैल्यू इंटू 360 डिवाइडेड बाई टोटल।